हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैतव्य क्लासेस में। डेली की एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ का भी कर रहे हैं। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में बिहार एसएससी का, आरपीएफ का, एसएससी का, एसएससी जीडी का, इन सभी का एग्ज़ाम्स अभी होना है। खास करके अभी बिहार के कांस्टेबल का एग्ज़ाम्स भी, जिसमें कि 21,000 पदों से ज़्यादा पर भर्ती लिया जाएगा, और बीएड का भी एग्ज़ाम अभी होना, जो कि फॉर्म भरा रहा है, उसका भी एग्ज़ाम होगा। इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज कराया जा रहा है। साथ ही 70वीं बीपीएससी के लिए भी आपको यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलता जुलता आपको देखने को मिल सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे ब्रिटिश लोगों के समय से ही किया गया, जहां रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के वहां से होते हुए 1935 के अधिनियम तक भारत का संवैधानिक विकास काफ़ी ज़ोर शोर से ब्रिटिश के द्वारा देखा गया। जहाँ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। इसको बता दें, इसे सबसे पहले मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। वहीं बंगाल का पहली बार जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कोलकाता में एक उच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया था 1774 में। 1773 का अधिनियम के द्वारा 1774 में स्थापना किया गया। इसके जो सबसे पहला जो मुख्य न्यायाधीश था, एलिजा एम्पे, आप नाम सुने होंगे कि एलिजा एम्पे इसका पहला मुख्य न्यायाधीश था, तथा इसके साथ साथ दो और मेंबर्स जुड़े हुए थे, जिसमें कि लेमिस्टर एवं हाइड ये दोनों मुख्य न्यायाधीश के तौर पे थे। वहीं 1786 में एक ब्रिटिश अधिनियम भी पारित किया गया था, जो कॉर्नवालिस के तहत पर किया गया था। चलिए, इन सभी को अभी पूरा लॉन्ग टर्म में पढ़ने का समय नहीं है, हम लोग जल्दी से इसे देखते हैं कि कौन कौन सा अधिनियम लाया गया और क्या इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस से जुड़ के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? अभी जस्ट हम लोगों ने सुना 1773, 1774, 1785, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत बम्बई एवं मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को, जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी था, इसे कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। वहीं अंग्रेजी क्षेत्र का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल कहा गया, वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 1773। चलिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 को पारित किया गया था, याद रखिएगा। 1773 के तहत ही सबसे पहला उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। कब? 1774 में, ये कोलकाता में। तीसरा नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये जस्ट अभी क्वेश्चन के, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बार बार क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया गया ताकि आप इसका आंसर 1 से 2 बार अगर लगातार लगाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार, इनमें से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल गवर्नर जनरल पद हेतु प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, वहीं 1833 का अधिनियम। आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा 1773 का अधिनियम हो जाएगा। इसका आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन 1784 में आपको बता दें पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत प्रेस पर भी कई सारे प्रतिबंध भी लगाया गया था। 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये एक्ट पारित करवाया गया था। 1784 का एक्ट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में, 1786। लेकिन इसमें जो 1813 का एक्ट देख रहे हैं, 1813 के एक्ट के तहत ही व्यापार को जो है पूरी तरीके से खोल दिया था, सिवाय चीन के साथ चीनी का व्यापार को छोड़ करके। चीन के साथ चीनी का व्यापार छोड़ कर सभी के लिए खोल दिया गया। और साथ ही साथ 1813 में ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया, और इन्होंने
अलग अलग जगहों पे शिक्षा का प्रसार किया ईसाई का, और साथ ही साथ 1813 में ही भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था। वहीं 1833 में देखते हैं, जिसमें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय रहते हैं, इन्होंने सती प्रथा जैसे कुरीतियों को भी समाप्त करने किया, यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत ही सती प्रथा के कुरीतियों को समाप्त किया गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। आप इसी के साथ साथ कई और भी 200 से लगभग ज़्यादा वीडियो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे, आप वहाँ से जुड़ करके MCQs के बहुत सारे चीज़ कराया गया, आप वहाँ से भी इसका क्लास कर सकते हैं। आपको बता दें, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस का भी उतना ही महत्व है। अभी के दौर में आप देखें तो साइंस से भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने साइंस का भी PDF भी और साथ ही साथ उसका क्लास भी अवेलेबल कराया है, आप उसे भी MCQs तौर पे कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन 1772, 1774, 1776 या फिर 1778। तो बिहार के लिए जिसकी प्रावधान किया गया था 1774 में। कब बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किया गया था? कब? 1774। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। आपको बता दें 1773 के अधिनियम के अंतर्गत 1774 में 1773 के अधिनियम के अंतर्गत 1774 में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? आपको बता दें ये किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? 1773 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए ऑप्शन में देखिए 1773 कहीं पे नहीं दिया गया, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी जस्ट आप लोगों ने सुना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 9 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? आपको बता दें कॉर्नवालिस ने 1786 में एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत कहा गया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है के द्वारा वो जो समिति का जो निर्णय होता था उसे अस्वीकार कर सकते थे। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति और का भी शक्ति इन्होंने धारण किया, यानी कि मुख्य सेनापति का भी शक्ति इन्होंने धारण कर ली थी। कौन? कॉर्नवालिस। इसलिए जो आंसर होगा 1786 का एक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1786 का एक्ट। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, सी और डी 1813। इसका जो आंसर हो जाएगा 1786 के एक्ट के तहत यह अधिकार उन्हें प्राप्त हो चुका था। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 11 होना चाहिए था, आप इसे 12 नंबर हो गया, आप इसे 11 कर सकते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1793, 1803, 1813, 1833। आपको बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद लेकिन याद रखिएगा चीनी और चाय के साथ चीनी के साथ यानी चीन देश है, चीन के साथ चाय का व्यापार का एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। इसी के बाद ना भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? इसका जो आंसर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 1813 का चार्टर था। वो कब का था? 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ऐसा क्या था। ब्रिटिश लोग ना हर 20 साल में अपने अधिनियम को बदलता था।
हर 20 साल में अधिनियम को बढ़ा देता था व्यापार की नीति को। जब 1773 में आया था, अगला 1783 में, फिर उसका 1793 में, फिर आता है, ये बढ़ते चले गया। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? भारत में ब्रिटिश एकाधिकारी का क्या क्या समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन आप देख रहे हैं, 1773, 1793 का एक्ट, 1813 का, 1833 का, 1853 का। इसका जो आंसर आ जाएगा 1813। वहीं अगर पूर्ण रूप से, अगर क्वेश्चन में रहता कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तब वो क्या आ जाएगा 1833 में, क्योंकि 1833 में चाय और चीनी को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। बी है, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। सी है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। ये तो बात सही है, भारतीयों के लिए शिक्षा के 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया था ना। फिर डी है, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा सी नंबर, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, क्योंकि ये जो रेल है ये 1853 में आया था। रेल कब? 1853 डलहौजी के समय में आया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर 16। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा नहीं था? इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं था? ऑप्शन है, चलिए ए नंबर आपको दिख रहा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। बी है, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी, यहाँ पे देखना, सत्ताधिकारी पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम से क्या किया? बदलना। फिर सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधिकर्ता की शक्तियाँ क्या दिया? विधिकर्ता के गवर्नर जनरल की शक्तियाँ प्रदान करना। कब का अधिनियम का? 1833। चलिए देखते हैं आगे। डी नंबर, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। इसका जो आंसर होगा डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछा गया था? कौन सही नहीं है? डी नंबर, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं होगा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोक सेवाओं, क्या पूछ रहा है? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आपको पता है शिक्षा के लिए अलग अलग कमेटी का इसमें नाम आता है। चलिए किस समिति ने भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने के बारे में बात किया गया था? एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउस आयोग द्वारा, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? को बता दें, इसका जो आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट, ये इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत, जिसमें कहा गया था कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराया जाए। जिसके बाद 1922 में सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराया जाने लगा। वहीं जो एचिसन आयोग के बारे में यहाँ दिख रहे हैं, देखिए एचिसन आयोग 1887 में एक रिपोर्ट दी थी। इसमें अनुशंसा किया गया था सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित होनी चाहिए। एचिसन आयोग का क्या कहना था कि सिविल सेवा का परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ नहीं होना चाहिए। चलिए 18 नंबर देखते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए, तब तक थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए आप ऑप्शन तो देख लिए होंगे। इसका जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1853। बी नंबर 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड, एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था ना चार्टर में, एक नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी और इसी के बारे में धन कंपनी को देगा, परंतु धन कंपनी
देगी। जो कंपनी जो है, धन कौन दे, कंपनी। वहीं डायरेक्टरों की संख्या इसमें कितनी थी, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। सबसे पहले विधान परिषद का सृजन किस क्रियाशील ने किया गया था। चार्टर एक्ट 1993, 1813, 1853 या फिर 1833। इसका जो आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, जिनमें सबसे शुरुआती में कितना सदस्य हो सकता था, 12 सदस्य होता था। कितना, 12 सदस्य होता था। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है, आराम से इसको पढ़ेंगे। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। इसका जो आंसर अभी जस्ट देख चुके हैं, ऑप्शन 1922 में, 1924 में, 1923 में या फिर 1925 में। आंसर हो जाएगा 1922 में। आपको पता होगा किस आयोग के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के द्वारा ये किया गया था। चलिए 21 नंबर में सूची 1 है और सूची 2 है, इसे मिलाना है। नीचे दिए गए कोड को सही चयन करने के लिए कहा गया। ए में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी है ईसाई मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी है गवर्नर जनरल परिषद में कानून। चलिए इसका 1-2 भी पढ़ लेते हैं। नियामक अधिनियम 1773, नियंत्रण परिषद, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में हुआ था, नियामक 1773 के तहत, बी का 1 हो जाएगा। उसका नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना दूसरा, यानी कि पहला नंबर, इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सॉरी पहला नंबर का फर्स्ट का जो आंसर आप देख रहे हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये पिट्स इंडिया भारत अधिनियम 1784 के तहत किया गया था, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, ईसाई मिशनरियों के कार्य करने तो एकदम, ये तो 1813 हो जाएगा, सी का 3 और डी का फिर लास्ट में जब ये बचा तो यही हो जाएगा डी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके तहत, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर में कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एकाधिकार को खो दिया। कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। तो इसका जो आंसर तभी हम बता दिए थे आपको, क्या बताए थे, 1833। 1813 में एकाधिकार समाप्त किया था, लेकिन चाय और चीनी के साथ व्यापार बनाए रखा था इन्होंने। क्या हुआ था, चाय और चीनी के साथ एकाधिकार इन्होंने बनाए रखा था। वही 1757 और 1764 के युद्ध में प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको पता होगा 1757 में प्लासी और 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार हो गया, जहाँ की इलाहाबाद संधि वो लोग कर लेते हैं। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाता है, 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट और 1793 में चार्टर अधिनियम लाया जाता है। इसी के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन आदि को भारतीय स्वराज से देने की व्यवस्था की। यानी कि अब जो है नियंत्रण बोर्ड में जो भी कर्मचारी है उसको भारत के आय से पैसा दिया जाएगा, भारतीय। तब न दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में कहा था, धन का अपव्यय, धन का व्यय, धन का दोहन हो रहा था। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन की स्थानांतरित किया गया था। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को कब स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया था, क्राउन को शासन स्थापित कर दिया गया था। उस समय कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या किया, शासन हस्तांतरित करके क्राउन के हाथ के अंतर्गत दे दिया गया था। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। 1833, 1861, 1892, 1909। इसका जो आंसर होगा 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी।
और ये अध्यादेश कब तक लागू रह सकता? 6 महीने तक लागू रह सकता था। वही निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया था? भारतीय विधान परिषद क्या हो गया था? बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1861 को, 1892 को, 1909 को, या फिर 1919 को? इसका जो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन इसमें एक शर्त था कि 6 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ता था। 6 दिन पहले सूचना देना पड़ता, हम इस पे बहस करना चाहते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की सबसे पहले कब शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है 1909, 1861, 1867 या फिर 1892। इसका जो आंसर हो जाएगा 1892 को अंग्रेजों ने परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया था? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कई सारे एक्ट पारित हुए। ये कब पारित हुआ था ये बताना है। चलिए इसका जो आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। ये नंबर सही होगा। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। सर्वप्रथम 1835 में जब प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था, इसमें प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। इसके बाद कब प्रेस और पुस्तकों का अधिनियम पे 1867 पारित किया गया था। और शुरुआत में 1835 में किया गया था, दमनकारी नीति को खत्म करने के लिए किया गया था। वहीं गवर्नर जनरल लीटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आपको पता होगा इसे खत्म कौन किया था? अगर लीटन चालू किया था तो इसको रिपन ने खत्म किया था। इसी के तहत ना अमृत बाजार पत्रिका रातों रात किस में बदल गई थी? अंग्रेजी में बदल दी गई थी। और प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में भी एक एक्ट पारित किया गया था। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तीनों जगह पे एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861, 51, 71 या फिर 1881? ये जो 1861 में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना तीनों जगहों पे की गई थी। वैसे इसका जो आंसर सही आंसर होगा 1862। हम इसलिए ये दे दिए क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं था। सही आंसर क्या जाएगा? 1862 होगा। यानी कि निकटतम 1861 है। जब अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो आप निकटतम आंसर मार सकते हैं, या फिर इनमें से अगर कोई नहीं ऑप्शन में है तो वो आंसर सटीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर, भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक कौन सा संवैधानिक प्रयोग चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट? आपको पता होगा इसका जो आंसर होगा 1909 का काउंसिल एक्ट, क्योंकि इसके बाद कुछ ही समय में 9 वर्ष के बाद ही 1919 का अधिनियम आ गया था। मात्र 10 वर्ष तक ये चला था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 9 वर्ष 10 वर्ष तक का। इसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्द में ये कहा गया कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। 1909 के बारे में कहा गया था। 30 नंबर, यहाँ से 11 प्रश्न और है, उसे हम लोग जल्दी से देख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे ज़रूरी का जो बात है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले 1909, यानी मार्ले मिंटो भी बोलते हैं इसको, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका जो आंसर होगा मिंटो मार्ले 1909 के द्वारा ब्रिटिश में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। इसे ही मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले अधिनियम कहा जाता है। 31, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा क्लास हो रहा है, हम लोग जल्दी से जल्दी आंसर इसका खींचते चलते हैं।
निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? भारत में सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ, पता होगा आपको कि पृथक निर्वाचक मंडल में क्या था, मुस्लिम को एक अधिकार दे दिया गया था कि जो सभी मुस्लिम जाति के लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग से खड़ा होगा, उसी को वोट दिया जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन होगा? 1909। पृथक निर्वाचक मंडल सबसे पहले 1909। यही कारण था जो भारत में विभाजन पैदा हो गया था। इसे ही बहुत मूल्य कारण माना जाता है विभाजन का। 32 नंबर, 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 1917 में आपको पता है एक और चीज हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसे किस घोषणा के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले और सर कर्टिस। इसे द्वैध शासन का सबसे जो जनक माना जाता है वो सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। किसे? सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। चलिए 34 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 आधार बनी। भारत परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, या फिर भारत अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। क्या हो जाएगा? डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बना था ये। 35 नंबर, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब ये पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, आपको बता दें, लॉयड जॉर्ज था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था, जिसका कार्यकाल 1916 से लेकर 1922 तक ये प्रधानमंत्री रहा। 36 नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892, 1919, 1909 या फिर 1935। इसका जो आंसर होगा 1919। सही आंसर जो होगा 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव है ये किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या संविधान में सुधार? इसका जो आंसर होगा संवैधानिक सुधार से संबंधित था। 38, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? इसका जो आंसर होगा 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसे समाप्त कर दी? प्रांतीय स्वायत्ता को, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को, भारत की संघीय संरचना को। क्या आंसर है? भारत की संघीय संरचना को। फिर अगला ऑप्शन है जिम्मेदार कार्यों को, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार, जिम्मेदार। इसका जो आंसर होगा बी नंबर, द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है मगर इंजन नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हुए, उन्होंने कहा कि 1935 का अधिनियम के तहत हमें तो एक कार दे दिया गया, लेकिन इस कार में ब्रेक तो है लेकिन इंजन है ही नहीं। बिन ब्रेक का इंजन ये कार है। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 का अधिनियम के बारे में कहा था। 41 में भी देख लीजिए एक और उनका वक्तव्य है। निम्नलिखित में किसने भारत सरकार 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ये भी हमारे पहले श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई बातें हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको बता दें, अगर आपको ये क्लास PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस से जुड़ करके वहाँ से इस क्लास की PDF फॉर्म में ले सकते हैं और आप अपनी क्लास को चालू रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाने से पहले इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। उम्मीद है कि आप इस छोटे से भाई को आप अपना प्यार जरूर देंगे। धन्यवाद।